नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एओम का 70% एलडीसी रैंकर कोटा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यह पेपर 18 मई 2025 को हुआ, एओम का पेपर हुआ था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन और पूरा पेपर आज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज कलेक्टेड बाई रेलवे फ्रॉम कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर फॉर मूविंग देयर वैगन ऑन इंडियन रेलवे नेटवर्क और कॉल्ड। मतलब जो कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर है वो अपने कंटेनरों को या अपने प्राइवेट कंटेनर है उनको रेलवे के ट्रैक पे दौड़ाते हैं, तो उसका जो चार्जेज इंडियन रेलवे वसूल करती है उसको क्या बोलते हैं? हॉलेज चार्जेज, हॉलेज शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कंटीनेंट ऑफ फॉर्मूला फॉर WTR। तो WTR फॉर्मूला में इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो WTR के फॉर्मूले में क्या था? इफेक्टिंग डिविजनल वैगन होल्डिंग, ये WTR में ही आता है। वैगन लोडेड बाय द डिवीजन और लोडेड वैगन रिसीव्ड बाय डिवीजन, ये भी WTR में ही आता है। और टोटल नंबर ऑफ वैगन इंटरचेंज्ड बाय डिवीजन, ये WTR का घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैगन इंटरचेंज बाय डिवीजन। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको छोटे चीज़ भी बताते हैं, WTR का फॉर्मूला क्या होता है। WTR का फॉर्मूला ये होता है कि इफेक्टिव डिविजनल वैगन होल्डिंग डिवाइड बाय वैगन लोडेड बाय डिवीजन प्लस लोडेड वैगन रिसीव्ड बाय डिवीजन। तो ये ऊपर के 3 टर्म्स हैं, ये WTR के फॉर्मूले में ही इंक्लूड है, बाकी ये चौथी टर्म WTR के फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए डिवीजन ओरिजिनेटिंग लीड ऑफ सीमेंट ट्रैफिक हैज रिड्यूस्ड बट द ओरिजिनेटिंग अर्निंग फ्रॉम द सीमेंट हैज इंक्रीज्ड इन फाइनेंशियल 2024-25 कंपेयर टू 23-24। इट मीन्स, मतलब इसका ये कहना चाह रहा है कि यदि हमने जो सीमेंट ट्रैफिक है उसकी मूल लीड को कम कर दिया लेकिन सीमेंट से आय ज़्यादा हो रही है, तो जो सीमेंट का जो ट्रैफिक है उसको कम किया लेकिन आय ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो सीमेंट के कैरिंग ट्रेन थी उनका लोड बढ़ाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरिजिनेटिंग सीमेंट लोडिंग हैज इंक्रीज, मतलब जो लदान की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने से यह आय ज़्यादा होगी जबकि ट्रैफिक कम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान टू डिक्लेयर एन अनटोल्ड इंसिडेंट एज रेलवे डिजास्टर। तो रेलवे जो अनटोल्ड इंसिडेंट है उसको रेलवे डिजास्टर कौन घोषित कर सकता है? तो जोनल में GM होता है, वो ही उसको अनटोल्ड इंसिडेंट को एज ए डिजास्टर घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज विटाल इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी फॉर पैसेंजर। मतलब इनमें से कौन कौन से इक्विपमेंट है जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए पैसेंजर कोचों में लगाए जाते हैं। तो पहला है FDAS, इसका फुल फॉर्म होता है फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। तो यह पैसेंजर कोच में ज़रूरी है कि आग लग जाए तो उसका अलार्म बजता है, तो ये तो ज़रूरी है। अगला है अलार्म चेन, जो अपना चेन पुलिंग करते हैं, तो ये भी यदि कोई गिर जाए अचानक से कुछ हो जाए तो चेन पुलिंग करना, ये भी इसका पैसेंजर कोचिंग के लिए इक्विपमेंट है। फिर दूसरा इमरजेंसी विंडो, यदि कुछ हो जाता है इमरजेंसी विंडो ट्रेन के कोचों में लगी हुई ताकि पैसेंजर बाहर निकल जाए, ये भी ज़रूरी है। तो इसमें से तीनों चीज़ें ज़रूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेकिंग ऑफ होम सिग्नल डीरेलिंग स्विच कैन सब्सटीट्यूट ऑफ सिग्नल ओवरलैप। यदि होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए डीरेलिंग स्विच होता है, वो क्या उसका ओवरलैप के लिए ले सकते हैं? तो इसके लिए अपना सही आंसर हो जाएगा अंडर द अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यदि होम सिग्नल को टर्मिनेशन स्टेशन पे होम सिग्नल को एज ए डीरेलिंग स्विच में उसका ओवरलैप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए CRS की अनुमति चाहिए। CRS मतलब अंडर
अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही उसको होम सिग्नल के ओवरलैप में स्विच डीरेलिंग स्विच को होम सिग्नल के ओवरलैप में दे सकते हैं। विच इज़ द पीरियड फॉर वैलिडिटी ऑफ बीपीसी फॉर प्रीमियम रेक। तो प्रीमियम रेक की बीपीसी की वैलिडिटी कितनी होती है? तो प्रीमियम रेक की बीपीसी की वैलिडिटी होता है 12 दिन प्लस 3 डेज एडिशनल ग्रेस लिमिट। मतलब 12 दिन उसकी वैलिडिटी है, लेकिन वो प्रीमियम रेक है, कहीं पे अटक गया, गुड्स का फ्रेट का है, तो 3 दिन उसका ग्रोस लिमिट होती है। तो 12 प्लस 3 डेज उसका बीपीसी की वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल ऑफ ICMS यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ पंक्चुअलिटी लॉस एंड इट कॉजेज। तो ICMS का कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है? तो उसमें पंक्चुअलिटी एंड खोइश होता है, ये तो यूज नहीं होता। टाइम टेबल मॉड्यूल ये भी नहीं होता। पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल यही इसका पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना है, जो ICMS का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए डबल लाइन ब्रॉड गेज सेक्शन पैनल इंटरलॉकिंग एट ए स्टेशन इज टू बी रिप्लेस्ड विथ EI, विच प्लान हेड इज बेस्ट सुटेड फॉर पर्पज दिस वर्क। मतलब जो पैनल वर्किंग है उसको EI में कन्वर्ट करते हैं, तो कौन सा प्लान हेड के अकॉर्डिंग काम किया जाता है? तो इसमें प्लान हेड 33 होता है SNT वर्क के लिए, जो पैनल वर्क को EI में कन्वर्ट कर रहा है। यह केवल SNT का वर्क है, तो प्लान हेड 33 इसका बेस्ट सुटेड है। प्लान हेड 11 होता है न्यू लाइन के लिए, नई लाइन बिछाई जाती है, उसके लिए प्लान हेड 11 यूज किया था। और प्लान हेड 53 होता है पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए, प्लान हेड 53 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर पर्टेनिंग टू कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो सेंट्रल रेलवे सुरक्षा आयुक्तों से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार का प्रमुख तकनीकी सलाहकार कौन होता है? तो CCRS होता है, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ही उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिश्निंग ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दोस्तों ये 10 क्वेश्चन राजभाषा से रिलेटेड है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो एओम की तैयारी करने वाले राजभाषा को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन इतने इजी होते हैं जो एक बार देख लिए तो आपको आंसर पता लग जाता है। जैसे व्हेन इज द हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड, सबको पता है 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर कवर्ड अंडर द सेक्शन 331 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो कौन सा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 331 के अंतर्गत किस प्रकार के दस्तावेज आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, जनरल ऑर्डर, रूल और ऑल ऑफ दीज। तो जहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आता है उसमें मैक्सिमम यही आंसर होता है। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी उसमें सेक्शन 331 के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। कौन सा नोडल मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये भी सबको पता है कि जो राजभाषा के लिए है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मतलब होम मिनिस्ट्री ही सब कुछ देख रेख करती है राजभाषा का। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो जोनल लेवल पे उसका हेड कौन होता है? तो जोनल लेवल पे हेड होता है GM, तो वही राजभाषा का हेड हो गया। मतलब चेयरपर्सन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का हेड भी GM ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस इज इंड्यूस्ड इन खै रीजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खै क्षेत्र में शामिल है? तो महाराष्ट्र, गुजरात ये खै क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये तीनों ही कै में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार इज अवार्डेड फॉर। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो मैथिली शरण हिंदी में कविता, गजल आदि के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। नोवेल, शॉर्ट स्टोरी
के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, और रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार दिया जाता है, सभी इंडियंस लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। मतलब संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हाउ मेनी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल की गई है। अपने अधिकार क्षेत्र में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए HAG और SAG अधिकारियों को दिया जाता है। HAG और SAG अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक उसको अपने क्षेत्र में हिंदी भाषा या राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाने वाला पदक है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कौन भाग ले सकता है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार में सभी भारतीय या कोई भी भारतीय इसमें भाग ले सकता है। ये 10 क्वेश्चन थे राजभाषा के, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से, ये अगले 30 क्वेश्चन रहेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गजेटेड पोस्ट इज मेड बाय, मतलब राजपत्रित पद की पर नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो इसमें जनरली राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसमें से रहेगा महाप्रबंधक GM नहीं करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड भी गजेटेड ऑफिसर एक का नियुक्ति नहीं करता है। नोटिफिकेशन ऑफ गजेट ऑफ इंडिया, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है डायरेक्टर इन रेलवे बोर्ड इज ए ग्रुप ए पोस्ट। रेलवे बोर्ड का डायरेक्टर होता है वो तो सबको पता है, ग्रुप ए पोस्ट ही का ही होता है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ए ग्रुप ए पोस्ट इन रेलवे सर्विस आर मेड बाई, रेल सेवा में ग्रुप ए पद पर पहली नियुक्ति द्वारा दी जाती है। तो पहली नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द UPSC, मतलब UPSC के द्वारा सेलेक्ट होके आते हैं तो इसको प्रेसिडेंट देता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ए रेलवे सर्वेंट इज लेंट टू एनी अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज़ द पावर of the disciplinary authority for the purpose of conducting disciplinary proceedings against him। मतलब कोई भी रेल कर्मचारी रेलवे मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में काम करने के लिए गया है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कौन सा मिनिस्ट्री उस पर रहेगी। यदि रेलवे से दूसरे डिपार्टमेंट में गया तो जो डिपार्टमेंट में गया है वही डिपार्टमेंट उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ऑथोराइज रहेगा। तो उसका ऑप्शन रहेगा उधार लेवा द बोरोइंग अथॉरिटी। मतलब जो डिपार्टमेंट रेलवे मिनिस्ट्री से या रेलवे कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में गया दूसरी मिनिस्ट्री में, तो वो मिनिस्ट्री ही उस रेल कर्मचारी पे डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर काइंड ऑफ लीव। एक प्रकार की छुट्टी को दूसरी प्रकार की छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता, जरूर किया जा सकता। एक प्रकार की छुट्टी को दूसरी प्रकार की छुट्टी में कन्वर्ट उसी के द्वारा परमिट की जाती है जो आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। और यह भी विथ इन 1 मंथ के अंदर ही आपको जिस दिन से लीव से आके आप जिस दिन से ड्यूटी ज्वाइन करोगे उस दिन से लेके विथ इन 1 मंथ के अंदर आपको ये लीव चेंज करना पड़ेगा। वन काइंड ऑफ लीव टू अदर काइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज परमिसिबल फॉर ए रेलवे सर्वेंट। मतलब रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल के द्वारा कौन सी एक्टिविटी रेलवे सर्वेंट कर सकता है। परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटी इन लोकसभा इलेक्शन ये कर सकता है। बिकमिंग मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी नहीं। डिस्प्लेइंग पॉलिटिकल पार्टी सिंबल ऑन रेजिडेंस ये भी नहीं कर सकता। एक्शन
एज पेट्रोलिंग पोलिंग एजेंट ऑफ ए कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटी इन लोकसभा इलेक्शन। अगला है विच कंडक्ट रूल इज रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो इसमें नियम आ जाएगा नियम 3C। रूल 3C में सेक्सुअल हरासमेंट मतलब कोई भी जो वुमेन है रेलवे में काम करती है उस पर सेक्सुअल हरासमेंट के प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट नियम नंबर 3C में लिखा, इसके बारे में बताया गया है। कैन, अगला क्वेश्चन, कैन ए रेलवे सर्वेंट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यस, वो पार्टिसिपेट करता है लेकिन पहले से उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। यस, विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, एडवांस में इंफॉर्मेशन देके उससे परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, तभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रीवियस रिगार्डिंग डिसमिसल एक्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग डिसमिसल एक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट आर कंटेंट इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रेलवे सर्वेंट को डिसमिस किया जा सकता है? आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 के तहत किसी भी रेलवे सर्वेंट को डिसमिसल किया जा सकता है यदि उसकी उस पर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी होती है या कुछ गलतियां कर देता है तो। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड ऑन ए जोनल लेवल। तो रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड ये जनरली पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो जोनल लेवल पे इसका देख रेख कौन करता है या कौन हेड होता है? तो पीसीपीओ इसका जोनल हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एंड माइनर पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड अपॉन ए रेलवे सर्वेंट आर कंटेंट इन द रूल ऑफ द डीएआर रूल। ये डीएआर रूल में माइनर और मेजर पेनल्टी कौन से नियम में डीएआर ये पेनल्टियों का एक्सप्लेनेशन किया गया था? नियम नंबर 6 में इनके बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है। कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलैक्सिंग टू हिज सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट इज, किसी भी रेलवे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार हो, तो यह एक पेनल्टी नहीं है, नॉट ए पेनल्टी अंडर DAR रूल। According to rule 10 of DAR, how much time is allowed to charged railway servant to submit his representation to disciplinary action on inquiry report? उसको केवल और केवल 15 दिन का समय दिया जाता है उसके अगेंस्ट उसको एप्लीकेशन देने के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HRMS व्हाट इज द आदर्श, मतलब HRMS में आदर्श क्या है? आदर्श एक अवार्ड स्कीम फॉर डिवीजन है। HRMS में आदर्श क्या है? अवार्ड स्कीम फॉर डिवीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्लू 8/3 ऑफ रेलवे सर्वेंट हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट रूल 2005, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर इसेंशियल इंटरमिटेंट क्लासिफिकेशन। रेल सेवक नियम 2005 के अनुसार आवश्यक रूप से आंतरिक वर्गीकरण में ड्यूटी के मानक घंटे क्या है? तो इसमें ड्यूटी के इसेंशियल इंटरमिटेंट रोस्टर में वीकली 48 आवर्स उसको ड्यूटी करना पड़ता है। फॉर विच फाइनेंशियल ईयर द रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज्ड विद द जनरल बजट। रेलवे बजट जनरल बजट में कब मिक्स किया गया? 2017-18 में रेलवे बजट को इसमें कॉमन बजट में मिक्स कर दिया गया है। अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित की गई? तो आर्टिकल 267(1), आर्टिकल 267(1) में ही यह भारत की आकस्मिकता निधि मतलब कंटीजेंसी फंड को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, कौन से अकाउंट को बोलते हैं? गवर्नमेंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह भी गवर्नमेंट का अकाउंट, वो भी गवर्नमेंट अकाउंट में आता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यह भी गवर्नमेंट अकाउंट
अकाउंट में ही आता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये भी गवर्नमेंट अकाउंट में ही आता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये तीनों ही गवर्नमेंट अकाउंट में ही आते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन प्रोजेक्ट ऑफ डबलिंग इज बुक्ड अंदर। तो ये मतलब डबलिंग होता है, लाइन का डबलिंग होता है, वो कौन से प्लान हेड के अंडर आता है। तो प्लान हेड 11 होता है न्यू लाइन्स के लिए, प्लान हेड 15 होता है डबलिंग के लिए, प्लान हेड 53 होता है पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए, प्लान हेड 33 होता है एस&टी वर्क के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लान हेड 15 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द जनरल फाइनेंशियल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत निम्न में किसे वित्तीय औचित्य का मानक माना गया है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी शुड नॉट सैंक्शन एक्सपेंडिचर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। मतलब स्वीकृति देने वाला अधिकारी ऐसे व्यय को मंजूरी नहीं देनी चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लाभ के लिए हो। सही है, उसके कोई भी ऐसी स्वीकृति नहीं देगा जिससे उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हो। सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उस प्रकार की सतर्कता बरती जानी चाहिए जैसे कि सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरता है। मतलब अपने खुद के पैसे जिस हिसाब से करता है, सार्वजनिक पैसे भी उसी हिसाब से मतलब मैनेज तरीके से खर्च करना चाहिए। प्रथम दृश्यता व्यय अवसर की मांग से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइम फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। मतलब डिमांड से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो यह तीनों ही इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बजट एस्टिमेट शुड बी फ्रेम्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में किसके द्वारा बजट अनुमान तैयार किया जाता है। ग्रॉस रिसिप्ट, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस, वर्क एक्सपेंस, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो इसमें चारों ही आ गए। मतलब सकल प्राप्तियां, कार्यों पर व्यय और साधारण कार्यों पर व्यय, ये सभी उसमें बजट का तो फ्रेम तैयार किया जाता है, उसमें कैलकुलेशन इनका किया जाता है, कितना खर्चा होगा, कितना आमदनी होगी, कितना परसेंटेज क्या रहेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ अकाउंट ऑफ ए जोनल रेलवे। क्षेत्रीय रेलवे के खातों के संकलन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो क्षेत्रीय रेलवे के खातों के लिए होता है प्रधान वित्त सलाहकार पीएफए ही जोनल रेलवे के अकाउंट का कॉम्प्लिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स रेवेन्यू एस्टिमेट फॉर मेजर कमोडिटीज इज बेस्ड ऑन। प्रमुख पढ़ने के लिए माल राजस्व अनुमान पर आधारित है। द एंटिसिपेटेड नेट टन किलोमीटर टू बी कैरीड एंड द एवरेज यील्ड पर नेट टन किलोमीटर। अनुमानित वहन किए गए एनटीकेएम और औसत यील्ड एनटीकेएम पर ही इसका आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ जीसीसी। मतलब जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट के वर्क कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन क्लोज द पार्ट सेकंड ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। पार्ट सेकंड ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट को कौन क्लोज कर सकता है। तो एसोसिएट अकाउंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑन रिसीविंग सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। मतलब संबंधित एग्जीक्यूटिव विभाग से संतोषजनक जवाब के पश्चात लेखा विभाग पूरी तरह उसको रिपोर्ट को निरस्त कर सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलवे विच एक्सपेंडिचर इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रेलवे के संबंध में कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। तो संचित निधि पर कौन सा भारित है। सैलरी अलाउंस एक्ट पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द केक, ये भारत की संचित निधि पे ही है। सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एंड जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, ये भी संचित निधि पे भारित है। आर्बिट्रेशन अवार्ड्स वेयर मेड इनटू रूल ऑफ कोर्ट, ये भी भारत की संचित निधि पर ही भारित है।
तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी भारत की संचित निधि पर ही निर्भर करते हैं, मतलब उसी में से इनका फंड लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड टेकन अप परमानेंटली फॉर वर्क्स और रेवेन्यू पर्पज ऑफ द रेलवे इज चार्ज टू। रेल के कार्यों या राजस्व प्रयोजनों के लिए स्थायी रूप से ली गई भूमि पर व्यय को भारित किया जाता है कैपिटल में। मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दो होते हैं जो परमानेंट रिसोर्सेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ज़मीन लेना, मशीनरी वगैरह वर्कशॉप के लिए, तो ये कैपिटल में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग। आय व्यय और आय का अनुमान लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? आय और व्यय का अनुमान लगाने की जिम्मेदारी ओनली डिविजन्स, ओनली वर्कशॉप, द स्पेंडिंग और अर्निंग अथॉरिटी कंसर्न, ओनली कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो आय और व्यय का इसमें डायरेक्ट आंसर का पता चल रहा है, द स्पेंडिंग अर्निंग अथॉरिटी कंसर्न, मतलब संबंधित आय व्यय का अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ ए जोनल रेलवे इज कंडक्टेड बाय। क्षेत्रीय रेलवे के खातों का लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। मतलब क्षेत्रीय रेलवे खातों का जांच पड़ताल के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, विच टू पैरामीटर फॉर्म द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो किसको बोलते हैं, या ऑपरेटिंग रेशियो में कौन से दो पैरामीटर होते हैं? तो ऑपरेटिंग रेशियो सबसे पहले बता देते हैं, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस एंड ग्रॉस अर्निंग, इन दो का रेशियो है, उसी को ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने एओम का पेपर जो 18 मई 2025 को हुआ था उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2 वीडियो बना दिए गए, तो जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, तथा कोई भी क्वेश्चन का क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।